और भाई लोग कैसे हो? चलिए नया चैप्टर चालू किया जाता है जिसका नाम है केमिकल कैलकुलेशन। चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आते हैं। हम एकदम फंडामेंटल चालू करेंगे, बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक जाएंगे और एक एक टर्म समझाने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ सिंपल से टर्म होते हैं जो यहाँ पे काम आने वाले हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। तो आप जानते हो एटम क्या होता है? मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा क्या बोला जाता है? एटम। भैया पूरा दुनिया ही जिससे बनी है वही क्या होता है? एटम। और एटम बहुत वैरायटी के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के एटम, नाइट्रोजन के एटम, सल्फर के एटम, सोडियम के एटम। अब क्या होता है एलिमेंट? एक जैसे एटम का ग्रुप। आप जानते हो ऑक्सीजन एक एटम है और दुनिया में केवल एक ही ऑक्सीजन एटम तो पाया नहीं जाता होगा। पूरे फैमिली की बात किया जाएगा तो ऑक्सीजन एलिमेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। वैसे बोला जाता है मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन करके वो बनाते हैं भैया यही सारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल। ठीक है, बोला जाता है जब एटम फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हमेशा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे आप समझ सकते हो H2O में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यही 3 मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तब एक वाटर का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा। वैसे ही एक CO2 में देखिए, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक CO2 का मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है। अब आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ध्यान दीजिए, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है। आप समझ लीजिए प्रोपोर्शन फिक्स है। अगर आप एक ही हाइड्रोजन देंगे, 1 करोड़ बना लीजिए पानी, लेकिन अगर किसी एक भी वाटर में हाइड्रोजन का नंबर 2 की जगह 1 हो गया तो वाटर नहीं बनाएगा, कोई और केमिकल बना देगा, लेकिन वाटर तो नहीं कहा जाएगा। हमेशा वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जानते हो जैसे एक जैसे एटम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। वैसे एक जैसे मॉलिक्यूल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, लेकिन आप जानते हो वाटर का मॉलिक्यूल दुनिया में एक तो पाया नहीं जाता होगा, ऐसा बहुत सारा पाया जाता होगा। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। अब आता है आयन और रेडिकल क्या होता है? कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है आयन और क्या होता है रेडिकल। तो आप जान लीजिए, जब किसी सिंगल एटम पे चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए सिंगल एटम पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयन। जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। ध्यान रखिएगा जो चीज़ लिखाया जा रहा है, सोडियम पे हमेशा +1 आता है और कैल्शियम पे हमेशा 2 आता है। और आप जानते हो आयन 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। देखो ये सारे पॉजिटिव आयन हैं और ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? निगेटिव आयन है हमारे। यानी सिंगल एटम पे अगर चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो आयन ही कहा जाएगा। अब रेडिकल की बात चल रही है। रेडिकल क्या होता है? अगर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, किसके ऊपर आ जाए भैया? ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको रेडिकल बोलते हैं। जैसे ये पॉजिटिव रेडिकल है, देखिए इसमें 1 से ज़्यादा एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको बोलते हैं अमोनियम। यहाँ पे देखिए निगेटिव भी रेडिकल हो सकते हैं, सल्फेट आयन इसको बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं और इसको नाइट्रेट बोलते हैं। सल्फेट में ज़रा देखिए SO4 पूरे एंटिटी के ऊपर 2- चार्ज आया है, कार्बोनेट होल एंटिटी के ऊपर -2 चार्ज आया है और नाइट्रेट के होल एंटिटी के ऊपर कितना आया है? -1 चार्ज आया है। अब कुछ टर्म और आता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ज़रूरत नहीं है, आप जान लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए
हम लोग जब एटम के मास को वजन करने की कोशिश करेंगे तो हम केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते। ये लगभग वही कहानी हो गई कि आपको अपने बॉडी का वजन नापना है तो आप नंगे होकर के नहीं नापते। आप क्या करते हो, कपड़े सहित ही नाप लेते हो। क्या आप ऐसा सोचते हो क्या कि कपड़े का वजन 200-400 ग्राम होगा? अरे भैया 200-400 ग्राम आपके 70-80 किलो वजन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। जैसे आप चीनी दुकान से लेने जा रहे हो, 10 किलो चीनी लिया तो 2 दाने चीनी के लिए मार करते हो कि इसको इग्नोर कर देते हो। वैसे ही अगर प्रोटॉन का मास 1000 किलो है, समझ लीजिए न्यूट्रॉन का मास 1000 किलो है, तो इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलो होगा। उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम नहीं जोड़ते, क्योंकि उससे सिलेबस हमारा बढ़ जाएगा कि किसी का मास डेसिमल में आने लग जाएगा, दुखी हो जाओगे। तो जब भी एटॉमिक मास की बात आए, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम की बात करोगे। एटॉमिक मास का वजन का जानते हो यूनिट होता है, जैसे मास को आप नापते हो केजी में, वैसे एटम के अंदर जो मास होता है उसको नापा जाता है एएमयू में। इसका यूनिट क्या होता है भैया? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। और ये मास होता है एक प्रोटॉन का मास। जैसे आप 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी की बात करते हैं, वैसे ही हमने एटम के अंदर बटखरा जो रखा है वो क्या रखा है? 1 प्रोटॉन का मास। अब जानते हो 3 प्रोटॉन किसी में आ गए तो 3 गुना मास हो जाएगा, किसी में 10 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ गए तो 1 प्रोटॉन का 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा उसका वजन। उसी से हम लगाते हैं, जैसे बटखरे में लगाते हैं ना भाई। 2 केजी का बटखरा रखा और एक तरफ चीनी रखा और दोनों बैलेंस हो गए तो आप बोलोगे 2 केजी चीनी हो गया। 1-1 किलो का बटखरा 5 रख दिया और इधर 5 उतना ही चीनी रख दिया, दोनों बैलेंस हो गए। आते हैं बोलोगे कि चीनी कितना है भैया? 5 किलो है। ये बात समझ आ रहा है? वैसे ही एटॉमिक मास को हम नापते हैं, यूनिट होता है AMU। केवल देखने में भौकाली है, ये 1 प्रोटॉन का मास, ठीक है। अब बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो पहले एटॉमिक मास एक आध दोगों का बता दिया जाता है जो ज़रूरी होगा। जैसे जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, याद कर लीजिए, और आगे MU भी रहेगा। हम लोग आगे लिखते हैं कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। अब और लिखा जाए सल्फर का होता है 32, ठीक है। आप ये जो पॉपुलर हैं इनको मैं लिख रहा हूँ, इनको आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होता, बस थोड़ा बहुत याद करेंगे आपका काम बनेगा, ठीक है। अब बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एक एटम का जितना वजन होगा उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। अब एक मॉलिक्यूल का जितना मास होगा उसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। और कुछ पॉपुलर मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ H2O, अब ज़रा देखिए एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी 1 into 2 into 1 AMU, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU, और ये आप जोड़ेंगे तो 18 AMU आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको CO2 का पूछा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बताइए एक कार्बन का कितना होता है? 12 AMU होता है, तो 1 into 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 into 16, और ये हो गया 32, और 32 और 12 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 AMU। अरे ये बात समझ में आवत है कि ना आवत है भाई? ऐसे और सारा लिख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। और आप सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आता है? 100 आता है, ठीक है। AMU। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम सवाल करते रहेंगे और जितने सवाल कराएंगे उनमें जो जो आएगा आप याद रख लीजिएगा। अब आता है आयनिक मास की बात किया जाए, 1-2 और एटॉमिक मास लिख लेते हैं। जैसे Cl का क्या होता है? 35.5,
ये आप याद रखेंगे। तो आयनिक मास क्या होता है, किसी भी आयन का कितना मास है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आयन मतलब चार्ज स्पीशी। जैसे मैं बोलता हूँ सोडियम का मास होता है 23, और आप जानते हो मैंने तो बोला है कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि कोई आयन बनता है, चार्ज स्पीशीज बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के लेने देने से बनता है, और इलेक्ट्रॉन को तो हमने वैसा ही इग्नोर कर दिया जैसे यूट्यूब पे ऐड करते हैं। समझ में आ गया, ऐड को जैसे यूट्यूब पे इग्नोर किया जाता है वैसे हम इसको भी कर देंगे। तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो जिसका एटॉमिक मास होगा वही उसका आयनिक मास हो जाएगा। यानी अगर आपको ऑक्सीजन 2- दिया जाए तो इग्नोर करिए चार्ज, ठीक है। आप जो एटॉमिक मास है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन से तो मास नापते ही नहीं हो, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नापते हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है तब आयन बन रहा है, तो इसको इग्नोर करो। जो एटॉमिक मास होता है वही आयनिक मास होता है, इसका भी 16 ही आएगा। Cl- का भी कितना आएगा, 35.5 आएगा, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो। अब हम आगे का काम करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। अब चलिए एक सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है कि मोल क्या होता है। तो भैया ये मोल केमिस्ट्री का मोल है, वो कबीर दास वाला नहीं है कि मोल करो तलवार की पड़े रहन दो म्यान, ठीक है। वो वाला मोल नहीं है, कीमत वाला मोल नहीं है, ये हीप है। हीप मतलब जानते हो क्या होता है, कलेक्शन, एक जैसे चीज़ों का इकट्ठा कर लेना, उसी को हीप बोलते हैं। और ये कलेक्शन बहुत बड़ा है भैया, 6.023 इंटू 10⁻23 चीज़ों का कलेक्शन एक मोल कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा हो सकता है, चीज़ें समझ में आ गया। ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो 6023 और इसके आगे 20 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना होता है भैया। अगर कोई 1 मोल टॉफ़ी बोल दे तो इतना टॉफ़ी हो जाएगा, कोई 1 मोल बिस्किट बोल दे तो इतना बिस्किट हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर तो जोड़ने पे कहीं आता ही नहीं है भाई, किस काम आने वाला है। आप बोलोगे कि ये क्या काम चल रहा है भाई। तो पहले तो जान लीजिए मोल एक संख्या है। जैसे सिंगल मतलब आप एक चीज़ को बोलते हो, 2 चीज़ों को क्या बोलते हो, कपल बोलते हो। ऐसे डजन में 12 चीज़ें होती हैं, वैसे एक मोल में इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 और हमने देख लिया ये वैल्यू बहुत बड़ा होता है। अब बोला जाता है 1 मोल टॉफ़ी यानी 6.023 इंटू 10⁻23 टॉफ़ी। 1 मोल चिलगोजा यानी 6.023 इंटू 10⁻23 चिलगोजा। आगे बोला जाता है 1 मोल एटम या 1 मोल आयन या 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम या आयन या मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट तो इतना बड़ा नंबर रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना पैसा एग्जिस्ट करता है क्या भैया, इतना तो कहीं नहीं है पूरा दुनिया का मिला के, कोई भी चीज़ इतना टॉफ़ी भी ना मिलेगा। अगर तुम इसको गिनने लग जाओ ना 1 2 करके, इतना गिनती ना गिन पाओगे तुम ज़िंदगी भर। अगर ज़िंदगी भर गिनते रहो 100 साल निकाल दो तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आप कहोगे कि भैया इसका यूज़ कर कहाँ रहे हैं हम। देखो तो 2 तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई दे, और वहाँ पे ये नंबर बहुत बड़ा होता है। जबकि माइक्रोस्कोपिक दुनिया में आप जानते हो एटम का रेडियस 10⁻⁻12 के रेंज में आता है, मीटर के रेंज में 10⁻⁻12 के रेंज में आ रहा है। तो वहाँ पे एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि थोड़े से स्थान पे भी इतना ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल या आयन एग्जिस्ट कर सकता है। यानी मुझे कुछ आइडिया लग चुका है कि भैया ये मोल वाला नंबर मैक्रोस्कोपिक दुनिया में जो हमारी खुली आंखों से दिखाई दे सकती हैं उसमें ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ तो है नहीं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया में ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एटम बड़े छोटे छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे भाई, इतने छोटे एटम होते हैं कि थोड़े ही जगह में, थोड़े ही वॉल्यूम में हो सकता है इतने आपको दिखाई दे नंबर में कोई भी चीज़।
चाहे एटम, चाहे आयन, चाहे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बोला जाता है ये स्मॉल नंबर है हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का भैया, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ज़रा आपको समझाता हूँ कुछ आइडिया। आपको पता है 18 ग्राम पानी में 6.023 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। 18 ग्राम पानी आप समझ पा रहे हो क्या भैया? 18 ml पानी, और हमें लग रहा है एक घूंट में आप 50 ml पानी तो गटक ही जाते होंगे। मैं तो गटक जाता हूँ आधा लीटर, ठीक है। ज़रा समझो, एक घूंट में आप इतना वाटर के मॉलिक्यूल निगल जाते हो, यानी क्लियर बात हो गया माइक्रोस्कोपिक दुनिया में ये नंबर बहुत छोटा है। इसीलिए मुझे एक बड़ा सा नंबर लेना पड़ा ताकि वहाँ पे नंबर को काउंट किया जा सके माइक्रोस्कोपिक दुनिया के लिए। लेकिन अब सवाल आता है कि यही नंबर क्यों 6.023 इंटू 10⁻23 क्यों एक मोल माना जा रहा है? भाई अगर हमें पता चल चुका है कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चीज़ें इतनी छोटी हैं कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10⁻50 मान लेते, 10⁻100 मान लेते, ये वैल्यू 1 लिख देते। क्या दिक्कत है? हम एक यूनिट बना देते। तो दिक्कत क्या थी आप जानते हो? हमने साइंटिफिकली देखा किसी के अंदर अगर इतना मॉलिक्यूल या एटम या आयन हो, आप जानते हो किसी भी चीज़ का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट, जैसे मैं बोलूँ ये ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 mu। और हमने क्या देखा, बस mu हटाइए और इसके जगह लिख दीजिए 16 ग्राम। आप जानते हो 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर लोगे तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखने को मिलेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, वाटर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो रहा है वाटर का? 18 mu। बस mu हटाइए और इसके जगह क्या लिख दीजिए भैया? 18 ग्राम। और आप जानते हैं 18 ग्राम में भी इतने 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यानी एक बात हमें समझ आ गई कि भैया ये तो हमारा सिलेबस घटाने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि आप दुखी ना हो, क्योंकि अगर आप इसके जगह कोई और रैंडम नंबर चूज करते तो आपको मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और एटॉमिक मास अलग से याद करना पड़ता, और साथ साथ आपको ये भी याद करना पड़ता कि इतने एक मोल में कितना ग्राम आने वाला है। इसीलिए हमने एक मोल को ये खास नंबर चुना है, कार्बन C12 के बेसिस पे चुना जाता है। आप देखोगे समझ आ जाएगा। आपको तो बस इतना जानना है, किसी का भी एटॉमिक मास जितना है, मॉलिक्यूलर मास जितना है, आयनिक मास जितना है, अगर उसका मास में से mu हटाइए, ग्राम लगा दीजिए, तो इतने वजन में इतना मॉलिक्यूल आ जाएगा। और इस खास नंबर को हम बोलते हैं भैया एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? क्या भैया? एवोगैड्रो नंबर। और लिखा जाता है Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो या तो ये लिख लो या एवोगैड्रो नंबर लिख लो। एक मोल में इतना मॉलिक्यूल, इतना आयन या इतना एटम हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। बस mu हटाइए, ग्राम लगाइए, 44 ग्राम, ठीक है। 44 ग्राम CO2 में इतने ही नंबर ऑफ CO2 होते हैं। अब हम एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं क्योंकि ये इसी के बराबर होता है, एग्जैक्ट वही। कैल्शियम कार्बोनेट है, mu हटाइए, इसके जगह 100 ग्राम लिख दीजिए, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, Na, ठीक है। और साथ में लिखेंगे CaCO3, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता चल गया एक मोल कोई भी चीज़ हो उसका वजन इतना होने वाला है, उसके मॉलिक्यूलर मास, अगर कोई एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होने वाला है 1 मोल, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होने वाला है 1 मोल। कोई मॉलिक्यूल है वही एग्जैक्ट चीज चल रही है, अगर आयन होगा तो आयनिक मास के बराबर क्या आ जाने वाला है? 1 मोल। और उनकी संख्या भी कितनी होने वाली है? इतना। यानी इतने वजन में इतना संख्या, और ये 1 मोल के बराबर है। इतने ग्राम में इतना संख्या, और ये भी 1 मोल के बराबर है। ये कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप कार खरीद रहे हो,
एक कार खरीद रहे हो तो आप उसको कई तरीके से बोल सकते हो। एक कार खरीदा यानी 450 किलो का कार है तो समझ लीजिए 450 किलो आपने खरीद लिया। या आप बोल सकते हो वॉल्यूम में 50 लीटर आपने खरीद लिया, या आप बोल सकते हो 4 टायर खरीद लिया या एक स्टीयरिंग खरीद लिया। ये सभी कार के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे ही आपको पता है 1 मोल कोई भी चीज़ होगा तो उसके अंदर इतना नंबर होगा, और नंबर होगा भैया मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा है तो उसको तौलोगे जब तराजू पे इसका वजन भी आएगा। वही यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूलर वेट में बस ग्राम लगा दीजिए आ जाएगा बराबर। यानी ये सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। 1 मोल में इतना नंबर और वजन कितना, मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास या आयनिक मास के बराबर। ये तीनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। समझ में आ गया? समान है, इक्वल नहीं कहा जा सकता, इक्विवेलेंस कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। जैसे मैं कार के बारे में बोल रहा हूँ, अगर मैं 2 कार खरीदता तो मैं 450 × 2 kg खरीदता। ठीक है, वैसे ही टायर कितने खरीदता, 4 × 2 खरीदता। एग्जैक्ट वैसे ही स्टीयरिंग कितना खरीदता, 1 × 2 खरीदता। यानी देखो मैंने कार खरीदा और अच्छा 50 लीटर का अगर कार है तो 2 कार खरीदूं तो कितना हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसा ही कुछ मोल से वजन का भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि 1 मोल अगर आप एटम लाओगे तो उसका कुछ वजन होगा, वजन भी हम देख रहे हैं। अच्छा वो कुछ जगह भी घेरेगा जहां रखोगे भैया, वॉल्यूम भी उसका कुछ होगा। तो हम देखते हैं 1 मोल में कितना नंबर होता है। नंबर की बातें तो हमें पता चल चुकी हैं। अच्छा कितना वेट होता है वो भी पता चल चुका है, कितना मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या आयनिक मास के बराबर ही होता है। आगे चल करके हम वॉल्यूम का भी एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। या देखिए भाई, मोल का रिलेशन हमने नंबर से देख लिया। कोई भी चीज़ 1 मोल है तो उसमें होगा 6.023 × 10⁻23 स्पीशीज़, और उसका वजन किसके बराबर आएगा। हम तो एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास के बराबर आने वाला है। अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर आने वाला है। आयन की बात करेंगे तो आयनिक मास के बराबर आने वाला है। यानी 1 मोल का रिलेशन मैंने नंबर से भी देख लिया, मैंने मास से भी देख लिया। अब वॉल्यूम का देखने वाले हैं कि क्या कोई मोल का रिलेशन वॉल्यूम से भी होता है। तो मैं बोलूँगा कि रिलेशन विथ वॉल्यूम एंड मोल ज़रा देखने की कोशिश करते हो तो आप जानते हो सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारे पास कोई एक्यूरेट रिलेशन नहीं है मोल का वॉल्यूम के साथ। आप नहीं बता सकते, ठीक है, कि भाई कोई सॉलिड है और कोई लिक्विड है और आप बता दीजिए मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। मतलब आप समझ सकते हो लिक्विड का वॉल्यूम भी होता है, सॉलिड का भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं पाएंगे कि 1 मोल में 10 लीटर होगा तो 2 मोल में 20 लीटर हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर गैस की बात करें तो आप जानते हो गैस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, आप देख सकते हो यूट्यूब पे इसका वीडियो अभी पड़ा हुआ है। एक गैस इक्वेशन आता है PV = nRT, जिसमें P क्या होता है, प्रेशर होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। अगर मैं सब टर्म को इधर ले जाऊं, इधर वॉल्यूम का रिलेशन लिखना चाहूं तो nRT/P आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर किसी गैस का टेम्परेचर दिया हो, प्रेशर दिया हो, आप उसका वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसके जगह आप रखेंगे 0.0821, यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाएगा, यहाँ पे प्रेशर रखा जाएगा, और आप सॉल्व कर सकते हो। या तो एक स्टैंडर्ड केस देता है जिसको बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसी को कई लोग NTP के भी नाम से देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यानी दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपके बुक में सेम माना जाता है। NTP एक्चुअली क्या होता है, 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री C, जबकि हमारा जो STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड लिया गया है और ये होता है 0 डिग्री C और 1 atm पे। और आप जानते हो अगर STP का कंडीशन दिया जाए, ध्यान रखिए कोई गैस हो और STP पे हो, STP पे प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन होता है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, 0.0821। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो आप देखेंगे ये सभी कट पिट करके यहाँ पे 22.4 लीटर आ जाएगा।
और हमारा एक रिलेशन बन गया कि अगर कोई गैस STP पे है तो अगर 1 मोल होगा, यहाँ पे अगर N की जगह 1 रखा जाए, 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। भाई N ही तो बचा, N की जगह ये तो नंबर ऑफ मोल को बता रहा है, अगर 1 रखेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4, अगर मोल की जगह 2 रखेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 × 22.4। और आपके न्यूमेरिकल में ये बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। या तो आपको STP NTP नहीं देंगे तो गैस के लिए वो कोई प्रेशर देंगे और कोई टेम्परेचर देंगे। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखिएगा, समझ में आ गया, डिग्री सी में मत रखिएगा। और डिग्री सी से केल्विन में टेम्परेचर कैसे जाता है, जितना डिग्री सी दिया उसमें 273 जोड़ दीजिए। तो जनरलाइज वे में तो ये चलता है, ठीक है। और अगर जनरलाइज वे नहीं होगा, आपको STP दे देगा, तो आप मान लीजिएगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यहाँ तक बात समझ आ गया। मैंने सबका रिलेशन देख लिया, 1 मोल का मास के साथ, 1 मोल का नंबर के साथ और 1 मोल का वॉल्यूम के साथ देख लिया। अब आगे हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं, रिएक्शन लिखने वाले हैं, और हमने सीख लिया और अब हम कंक्लूजन लिखने वाले हैं। ज़रा देखिए, 1 मोल चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होगा अगर एटम है, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा। और उसको मास के रिलेशन से देखा जाए तो उसमें एटॉमिक मास के बराबर वजन होगा, आयन है तो आयनिक मास के बराबर वजन होगा, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर वजन होगा। और अगर कोई चीज़ गैस है और STP पे है तो उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होगा। यानी 1 मोल में हमेशा इतना नंबर ऑफ फला चीज़ होता है, ठीक है। और उसका मास कितना होगा भैया, अगर इतना नंबर में है, इतना लड्डू अगर एटम का रखा जाए, या इतना लड्डू आयन का रखा जाए, या इतना लड्डू मॉलिक्यूल का रखा जाए, तो आप जानते हो उसका कुछ मास भी होने वाला है। मास एग्जैक्ट क्या होने वाला है, एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, आयन है तो आयनिक मास के बराबर, और मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और अगर कोई गैस है और STP पे है तो 1 मोल का वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। और अगर नहीं STP दिया हो तो V = आप कर सकते हैं nRT/P के टर्म में निकाल सकते हो। अब हम ज़रा कुछ रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं कि अगर 1 मोल CO2 है, यानी 6.023 × 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। यानी आप जानते हो जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा CO2 का, उतना ग्राम भी बराबर होगा 1 मोल के। तो बोला जाता है 1 CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भैया, 44 होता है। हमने जस्ट देखा कार्बन का 12 होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, जबकि यहाँ पे 2 हैं तो 16 2 जा 32, 32 और 12 कितना हो जाता है 44। यानी 1 मोल 44 ग्राम के इक्विवेलेंट है। और CO2 आप जानते हो गैस है, और अगर ये STP का मामला चल रहा है तो आप जान सकते हो ये 22.4 लीटर के भी बराबर आने वाला है। अब हम इससे एडवांस जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर CO2 का मोल डबल कर दिया जाए, यानी 2 मोल CO2 लिया जाए, तो नंबर भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा भाई। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर CO2 थे तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर का, यानी 2 × Na। और अच्छा मास भी 1 मोल का मास होता था 44 ग्राम, तो 2 मोल CO2 का मास कितना हो जाएगा 44 × 2, यानी कितना हो जाएगा 88 ग्राम, ठीक है। अच्छा 1 लीटर का होता था, ज़रा बताइए 1 मोल का कितना होता था 22.4 लीटर वॉल्यूम। अभी क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 2 × 22.4, यानी क्या हो गया 44.8 लीटर CO2 हो जाएगा STP पे। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या। अच्छा अगर इसका मोल 1/4 कर दिया जाए, मैं लाया कहीं से 1/4 मोल लाया, तो जानते हो नंबर भी 1/4 हो जाएगा, और मास भी CO2 का उसमें कितना आएगा 1/4 मोल में 1/4 टाइम, यानी 11 ग्राम, ठीक है। और अच्छा वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा अगर STP पे लिया जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 5.6 लीटर CO2 आ जाएगा। अब यहीं से कुछ एक्सटेंशन चलेगा। हमें पता चल चुका है कि भैया ये 1 मोल मास के भी कुछ इक्विवेलेंट होता है, कुछ नंबर के भी इक्विवेलेंट होता है, और कुछ वॉल्यूम के भी इक्विवेलेंट होता है फॉर द गैस।
अब हम चाहे ये दे करके ये पूछ सकते थे, उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ अगर मैंने 88 ग्राम CO2 लिया तो उसका कितना मोल बनेगा। आपको तुरंत पता करना होगा कि भैया 44 ग्राम का 1 मोल बनता है, तो 88 ग्राम का कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। ये बात समझ पा रहे हो क्या? या तो आपसे वो ऐसे पूछे भैया कि 44.8 लीटर अगर आपको CO2 दिया जा रहा है तो ज़रा बताइए कितना मोल CO2 होगा, मोल के टर्म में बता दीजिए। तो आप बता सकते हो क्या कि 44 अगर 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता CO2, यहाँ पे 44.8 लीटर CO2 है, यानी कंफर्म हो गया मोल भी कितना होने वाला, डबल। ये डबल तो वो भी डबल। अच्छा ये 1/4 हो गया तो वो भी 1/4, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक चीज़ पता हो तो दूसरे पे कैसे पहुंचा जाए। तो आप जानते हो मोल एक तिराहा होता है। हो सकता है आपको किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर दिया जाए, मोल पूछा जाए कि भैया इतने नंबर में कितना मोल होगा, या वो पूछ सकते हैं कितना वॉल्यूम होगा अगर वो गैस हो, या तो पूछ सकते हैं चलो बताओ कोई नंबर CO2 दिया जा रहा है उसका मास कितना होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको एग्जैक्ट ऐसे ही जाना है। अगर आपको नंबर से किसी का मोल निकालना है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी स्पेशल नंबर, अगर आपको मोल से नंबर पता करना है तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको किसी चीज़ का मास पता करना है और उसका मोल पता करना है, मास पता है आपको, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। 1 मोल का जितना मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और अगर आपको मोल पता हो और मास पता करना हो किसी स्पीशीज़ का तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। या अगर कोई गैस हो और STP पे हो, देखो वॉल्यूम वाला हर जगह वैलिड नहीं होता, गैस पे STP पे। तो जैसे शादी में 7 वचन होते हैं ना, वैसे वॉल्यूम का मोल से रिलेशन 2 वचन पे टिका होता है। पहला वो गैस होना चाहिए, दूसरा STP पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगर कोई गैस और STP पे है और अगर आप वॉल्यूम से मोल पे पहुंचना चाहते हो तो डिवाइडेड बाई 22.4, और अगर मोल दिया हो वॉल्यूम पता करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 22.4। एक उदाहरण सिंपल लेने की कोशिश करते हैं। बोला जाता है 1 ग्राम CO2 है और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो बताइए 1 ग्राम में कितना मोल CO2 होगा, वॉल्यूम CO2 का कितना होगा और नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल बता दीजिए। तो आपको पता है आपको क्या दिया गया है, वजन दिया गया है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोल। वजन से मोल कैसे पहुंचते हैं भैया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम पहले मोल निकालते हैं, N = हो गया 1/44, ठीक है, ये आ गया मोल। अब आप जानते हो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मोल से पहुंचते हैं भैया जरा बताइए। मोल अगर आपको पता चल गया है, वॉल्यूम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 22.4। यानी अगर इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है और वो भी STP पे है तभी हम निकाल पाएंगे। और कैसे दिखेंगे भैया, मोल और इधर देखिए इंटू 22.4, यानी वॉल्यूम निकालना है तो मोल कितना है गैस का, 1/44 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। और अगर आपसे नंबर पूछा जाए, बताओ नंबर भी कहाँ से पहुंचेंगे, मोल पता चल गया तो कहीं पे भी जा सकते हो, मोल पता चल गया, अब नंबर पता करना है तो मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यानी अगर आपको नंबर पता करना है तो आप लिख सकते हो 1/44, ठीक है, इनटू ये तो मोल हो गया, और मोल में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 CO2। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? महाललू लाल कॉन्सेप्ट होता है, आप ये अपने दिमाग में बैठाएंगे वरना आपको 5 फॉर्मूला याद करना पड़ता है और आगे चल करके आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आपको ये नहीं पता। और इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान होता है भाई। देखो नंबर से मोल जाना है डिवाइडेड बाई स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा मास से अगर मोल पे जाना है डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे भी डिवीजन था, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई स्पेशल मास जिसको हम बोलते हैं मोलर मास। और अच्छा एक चीज बताइए, वॉल्यूम से मोल पे जाना है तो डिवाइडेड बाई स्पेशल वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर अपने आप हो जाएगा। और इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, ठीक है।
हर जगह से मोल हो सकता है, नंबर से आपसे वॉल्यूम पूछ ले, नंबर दे करके मास पूछ ले, या नंबर दे करके मोल पूछ ले। आपको पहले मोल पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरे पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं गया, पहले मैंने मोल निकाला, फिर वॉल्यूम पूछा, मोल इंटू लीटर कर दिया 22.4, नंबर पूछा कितना CO2 का नंबर होगा 1 ग्राम में, तो मैंने मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दिया। अब आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। बोला जाता है अगर हमारे पास इतना कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल हों तो बताओ कितना मोल होगा, कितना मास होगा उस कैल्शियम कार्बोनेट का, और इतने मॉलिक्यूल में कितना वॉल्यूम बनेगा। चलो देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है, मुझे नंबर है और नंबर से जाना पड़ेगा। मोल से तो कैसे जाते हैं भैया, नंबर डिवाइडेड बाय स्पेशल नंबर कर लेते हैं। तो ये रहा मोल निकाला। मोल कैसे होता है, नंबर डिवाइडेड बाय स्पेशल नंबर। 6.023 इंटू 10⁻²2, ठीक है। और ज़रा देखो नीचे एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। और आप जानते हो ये टर्म तो शहीद, ये टर्म भी शहीद। और आप जानते हो यहाँ पे पावर 10 बेस सेम है, पावर की बातें चल रही है, तो जानते हो जब बेस सेम होता है तो नीचे का पावर बेस, मतलब ये देखो यहाँ पे भी 10 के सर पे कुछ लिखा है और यहाँ पे भी 10 के सर पे कुछ लिखा है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं ऐसे सिंगल लिख सकता हूँ और ऊपर का पावर ऐसे ही रहने दूंगा। और नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव में जाता है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 मोल। यानी देखो मैंने मोल पता कर लिया कि इतना कैल्शियम कार्बोनेट के अगर मॉलिक्यूल हो तो उनमें कितना मोल होने वाला है, 1/10 मोल होने वाला है। और आप जानते हो मास तुरंत पता किया जा सकता है। मोल से मास कैसे पता करते हैं भैया, मोल से मास पता करने के लिए स्पेशल मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, अभी हमने पढ़ा था। कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दूना 32, 16 3 48, यानी 48। और आप इन सभी को जोड़ोगे तो 100 ग्राम के बराबर आता है, यही इसका मोलर मास होता है। तो चलो अब हम निकालते हैं मास। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, यानी मोलर मास, ठीक है। और आप करोगे 1/10 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। यानी हमने देख लिया कि भैया इतना अगर मॉलिक्यूल CaCO3 है तो उसका मोल में कितने किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1/10, और उसका मास किसके बराबर होगा, 10 ग्राम के बराबर होगा। और बात आता है वॉल्यूम का, तो जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है, और मार्बल तो सॉलिड है, और सॉलिड लिक्विड का एग्जैक्ट कोई मोल के साथ रिलेशन होता है नहीं, यानी ये हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये गैस होता तो पता किया जा सकता था। अब हम लोग अप्रोच देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। उसमें 2 टर्म आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। जानिए आप में न्यूमेरिकल सॉल्व रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल दिया गया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, कोई रिएक्टेंट है इतना यूज़ हो रहा है तो प्रोडक्ट में कितना कोई चीज़ बनेगा, वो करना होगा। उसके पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखना होगा। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन रिएक्शन। आप जानते हो मास भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना बनाया जा सकता है, आप एग्जैक्ट जानते हो। आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, कुछ चीज़ लेते हैं जिनकी मदद से नया चीज़ बनाया जाता है। जो लिया जा रहा है, जो रिएक्शन करेगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और उसकी मदद से उसके रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनेगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और आप जानते हो जितना मास का रिएक्टेंट लिया गया है उतना मास का प्रोडक्ट बनेगा। आप सिंपल सा एनालॉजी आप इधर से देखिए, अगर आप 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी किसी को दे रहे हैं शरबत बनाने के लिए, तो आप क्या सोचते हो कितना किलो का शरबत बनेगा? 1 किलो का बनेगा क्या? 1 किलो मोहब्बत का शरबत नहीं बनेगा भैया। आपने 1 किलो चीनी दिया था, 1 किलो पानी दिया था, तो शरबत भी कितना बनना चाहिए? 2 किलो बनना चाहिए। तो अगर कोई 1 किलो शरबत बना के दे रहा है, यानी 1 किलो वो खुद घटक गया है, और ये शरबत मोहब्बत का नहीं रहा भैया, ये नफरत का शरबत हो गया। क्योंकि या तो मास गायब हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो पक्का इसने कुछ झोल कर रखा है, तो ये नफरत का शरबत हो गया, नफरत, ठीक है। अच्छा,
दूसरे हलवाई साहब को अगर मैंने दिया 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी, उन्होंने 2 किलो शरबत बना के दिया, तो बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट जितना दिया गया, जितना हमने रिएक्टेंट दिया था, जितना हम लोगों ने शुरू में मटेरियल दिया था, उतना ही प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। ठीक है, और ये हमेशा रिएक्शन में होगा, जितना पूरा रिएक्टेंट का वजन होगा उतना ही पूरे प्रोडक्ट का भी मास होने वाला है। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और चलता है यार, हमें पता है कि एटम भी तो बनाया नहीं जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता किसी केमिकल रिएक्शन में। रेडियो एक्टिविटी में ऐसा हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन कभी भी केमिकल रिएक्शन में तो एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि एटम ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है इन द केमिकल रिएक्शन। तो आप एक चीज़ और जानोगे, जब भी रिएक्शन लिखोगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाओगे तो देखोगे किसी खास तरीके का एटम, जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। जैसे आप जान लीजिए किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 10 एटम है तो प्रोडक्ट में भी कितना होने वाला है, 10 ही एटम होने वाला है। समझ पा रहे हो क्या? जैसे हमने यहाँ पे सिंपल सा उदाहरण दिया है, एक रिएक्शन हो रहा है A और B2 के बीच में, और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट AB बना रहा है। ज़रा देखिए रिएक्टेंट साइड में A का कितना एटम है, 1, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 है। यहाँ पे रिएक्टेंट B का एटम कितना है, 2, जबकि प्रोडक्ट में कितना है, 1। यानी कुछ तो झोल चल रहा है भैया, एक एटम पता नहीं कहाँ चला गया, जो पॉसिबल ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट आया है रिएक्शन के बैलेंसिंग का। रियल में रिएक्शन ऐसा ही हुआ होगा कि जैसे बैलेंस रहे, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन अभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करते हैं, इनके सर के सामने नंबर लिख करके, इसी को बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट लगा करके हम इनको बैलेंस करेंगे। ज़रा देखो यहाँ पे 1 भी है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम लगा देते हैं 2। ये बात समझ आ गया? अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे A भी 2 हो गया और B भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है लेकिन A तो 1 ही है, जबकि प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। रियल में ऐसा ही रिएक्शन हुआ होगा। और ये जो स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखा जाता है ना भाई, ये क्या कहता है कि अगर 2A लिया जाता और 1 B2 लिया जाता तो 2AB बन के तैयार हो जाता। समझ में आ गया? यानी हमें संख्या का रिलेशन मिल गया, और यही बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। और बैलेंस इक्वेशन हमें करना पड़ेगा। और आप जानते हो कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए हमें ये दोनों ही चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पाए? तो हम कुछ और बातें बताएंगे। आगे देखते हैं कि आप में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो रिएक्शन बेस्ड आते हैं, और हर न्यूमेरिकल का पैटर्न एक जैसा होता है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न होगा। तो हर न्यूमेरिकल में एक लिरिक्स लिखा होगा, पूरा क्वेश्चन का धुन के फॉर्म में लिखा होगा भैया, गाना लिखा होगा पूरा। आप गाना को पढ़ोगे और गाने के लिरिक्स को समझोगे और उसके मदद से एक रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे। पहला स्टेप तो हर सवाल में ये होने वाला है कि आपको गाना देख करके रिएक्शन लिखना है, और जब रिएक्शन लिख लिया तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कोई भी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एटम दोनों को फॉलो करेगा। और आप जानते हो जैसे ही आप बैलेंस कर देते हो रिएक्शन को, केवल बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को, पक्का कंजर्वेशन ऑफ मास और एटम का कंजर्वेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, यानी आपने अगर बैलेंस कर डाला तो इनका लाइफ जिंगा लाला, आपको इनका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी किसी रिएक्शन में अगर बैलेंसिंग कर देते हो तो ये दोनों ऑटोमेटिक आपने कंजर्व कर दिया। जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते हैं। तो पहला स्टेप ये कहीं गाने में लिखा होगा कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, और कुछ तो रिलेशन दिया होगा। आप उस लिरिक्स को देख करके, इसका धुन देख करके लिखिए। इसको लिखने के बाद आप तुरंत बैलेंस करिए, क्योंकि आपको ये दोनों रूल फॉलो करने हैं। ज़रा इनको बैलेंस करने की कोशिश करो। पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 2 एटम हैं। प्रोडक्ट के साइड कितने हैं भैया, 1 है। चरणों में जो लिखा होता है 1 होता है। ज़रा देखो यहाँ पे मन की आंखों से 1 लिखा है भैया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 3। मामला गड़बड़ाई हुआ भैया, 2 यहाँ पे थे, यहाँ पे 3 कैसे आ गए?
तो पक्का ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, और रियल में जब रिएक्शन हुआ होगा तो बैलेंस्ड ही हुआ होगा। बैलेंस करने के लिए ज़रा देखो 3 2 जा 6 होता है, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 3 2 जा 6, जबकि यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है 3 × 2 यानी 6, और प्रोडक्ट साइड कितना है 3 × 2 6, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन नाइट्रोजन बेचारा दुखी चल रहा है, बोल रहा है भैया प्रोडक्ट में 2 है, पता नहीं कहाँ से आ गया, रिएक्टेंट में कितने थे 2, अच्छा यानी प्रोडक्ट में भी 2 हैं और रिएक्टेंट में भी कितने हैं भैया 2 हैं, अब जा करके ये बैलेंस हुआ है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो क्या? शुरू में ये बैलेंस नहीं था, मैंने बोल दिया क्या बैलेंस के लिए, पहले नाइट्रोजन इधर 2 था और इधर कितना था 1 था, अब जा करके बैलेंस हुआ है। और जैसे ही बैलेंस हुआ, अब आपको तीसरा स्टेप मैं सिखाऊंगा। 3 स्टेप आपको हर सवाल में ध्यान देने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, लिरिक्स लिखिए, दूसरा बैलेंस करिए, अब तीसरा मैं बता रहा हूं। ये जो किसी के सामने लिखा होता है, कुछ ना लिखा हो तो 1 मानिएगा भैया, जो सामने लिखा होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, इसको बोलते हैं स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसका मतलब क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल N2 टकराएगा कितने से भैया, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से टकराएगा या रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनके तैयार हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है क्या? अच्छा, अगर मॉलिक्यूल की संख्या 2 ले लिया जाए नाइट्रोजन का, तो पक्का हाइड्रोजन को भी कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, और पक्का अमोनिया कितना बनेगा 4 टाइम बनेगा। यानी अगर ये डबल किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी डबल होगा और ये भी क्या हो जाएगा डबल। अब भैया 1 किलो चीनी 1 किलो पानी में 2 किलो शरबत बन रहा है, तो 2 किलो चीनी 2 किलो पानी में कितना बनेगा, 4 किलो शरबत बनेगा। समझ में आ गया? वैसे ही अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इतना मॉलिक्यूल ले लूं 6.023 इंटू 10⁻23, इतना टाइम ले लूं, इसी को तो एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो अगर ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर लिया जाता है तो ये उसका कितना लिया जाएगा 3 टाइम। अगर ये Na के बराबर लिया जा रहा है, ठीक है, Na कह दीजिए, तो बताइए ये कितना लिया जाएगा, वो उसका 3 गुना चलेगा। अगर ये 6.023 इंटू 10⁻23 N2 लिया जाएगा, पूरी तरीके से रिएक्ट करने के लिए उसका 3 गुना क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, यानी यहाँ पे 3 Na लिया जाएगा और प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 2 Na के बराबर। और यहीं से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है भैया, एक नया बात पता चला। अच्छा एक चीज बताओ, किसी का मोलर मास हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है क्या भाई? समझ आ रहा है? तो क्या मैं एवोगैड्रो नंबर को 1 मोल N2 लिख सकता हूं क्या? तो मोल के टर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल N2। अच्छा बताओ 3 Na यानी 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा, 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा, तो कितना बनाएगा भैया 2 मोल NH3 बनाएगा, 2 मोल। समझ में आ गया? और जैसे ही आपको मोल पता चल गया, सारा सवाल हो जाएगा, क्योंकि मोल से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मोल से हम मास भी निकाल सकते हैं, मोल से हम नंबर पे भी जा सकते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? तो तीसरा स्टेप यही लिखना है। जरा देखिए क्या है तीसरा स्टेप, जैसे बैलेंस करिए। अब हम ये स्टेप बार बार नहीं लिखेंगे, अब तो मोल के रिलेशन में हम जाएंगे, जो सर के आगे लिखा होगा उतना मोल का रिलेशन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे इनके सर के सामने 1 लिखा है तो 1 मोल मान लेंगे, इनके सर के सामने 3 लिखा है तो 3 मोल मान लेंगे, और इनके सर के सामने 2 मोल लिखा है तो 2 मोल मान लेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, जब 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 से तो 2 मोल अमोनिया बन के तैयार हो जाएगा। और यही हमारा तीसरा स्टेप होता है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है भैया, राइट THEIR देयर मोलर रिलेशन RELATION, ठीक है। और आज से ये तीनों बात आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से होता है।
जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़िए, इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल कैलकुलेशन, जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़िए तुरंत पगला जाइए और 3 चीज़ें तुरंत कर लीजिए। लिरिक्स देख करके रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन को करिए बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद उनका मोलर रिलेशन लिख दीजिए। समझ में आ गया? इसके बाद सारा सवाल आपका एकदम लल्लू लाल। ये 3 चीज़ें देख के पगला जाना है, ये जान लीजिए। तुरंत जैसे ही दिखे पगला जाओ, तुरंत लिख दो रिएक्शन। अभी हम लोग इसका नमूना देखने वाले हैं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल होंगे, सवाल के साथ करेंगे। चलिए फिर हम लोग पहला सवाल करना चालू करते हैं। पहले हम इसका लिरिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? ज़रा देखिए, बोला जाता है अगर हम डिकम्पोज करें कैल्शियम कार्बोनेट को, देखो लिरिक्स लिख करके आपको देगा, आपको रिएक्शन लिखा लिखाया नहीं देगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। उसने क्या बोला है, अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तो हमें मिलेगा क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो बताइए अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो बताइए कितने वजन का, कितने मास का क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ये भी बताइए कि अगर ये रिएक्शन एसटीपी पे किया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट एट एसटीपी। यानी अगर ये रिएक्शन एसटीपी पे किया जा रहा है तो बताइए कितना वॉल्यूम का कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। और आप जानते हो सवाल देखते ही हम लोग पगला जाते हैं का, और पगला जाएंगे और 3 स्टेप करेंगे। पहला लिरिक्स के मदद से रिएक्शन लिखा जाएगा। चलो लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट देखो आपको आना चाहिए, मैंने कार्बोनेट का बताया था CO3 2- होता है और कैल्शियम पे Ca2+ होता है और इसका फॉर्मूला आएगा CaCO3, ठीक है? ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हीट किया जाए, यूजुअली हीट किया जाता है भैया, यहाँ पे हीट दिया गया, ये भैया ट्राइंगल नहीं बना दिया मैंने, इसका मतलब होता है हीट देना। हीट दोगे तो डिकम्पोज करेगा और इसने क्या बोला है, क्विक लाइम बनाएगा। क्विक लाइम क्या होता है भैया, CaO क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। यही भिगो करके जुबा केसरी वाले खाते हैं। चूना ये है भैया, सूखा चूना, और साथ में क्या बनेगा, CO2। पहला स्टेप तो हो गया भैया, लिरिक्स से हमने क्या लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया। अब दूसरा वचन हमें क्या निभाना है भैया, इसको बैलेंस करना है। अच्छा मैंने बैलेंस देख रहा हूँ, यहाँ पे कैल्शियम 1 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और +2 3। यानी भैया भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है रिएक्शन। कभी कभी ऐसा भी भाग्य बनता है, आपको भाग्य रिएक्शन नहीं बैलेंस करना पड़ा। अब जानते हो तीसरा वचन क्या था, इनका स्टिक्योमेट्री मोल के टर्म में लिख दीजिए। तो देखिए इनके सर के सामने 1 लिखा हुआ है, इनके सामने 1 लिखा है और इनके सामने भी मन की आंखों से देखो 1 ही लिखा है भाई। तो मोल के टर्म में हम इनका रिलेशन लिखते हैं। ये 1 मोल अगर खर्चा होगा तो ये 1 मोल बनेगा, और ये भी कितना बनेगा भैया, 1 मोल बनेगा, ठीक है? ये बात कंफर्म हो गया। अगर ये 1 मोल टूटता है तो CaO का 1 मोल बनता है और CO2 का भी 1 मोल बनता है। और जैसे ही आपका मोल आ गया, इसने क्या मास में बात किया है क्या, तो 1 मोल का कितना मास होता है, पहले हम वो रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बताओ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होता है, मोलर मास के बराबर। और कैल्शियम का मास कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 3 कितना होता है 48। आप जोड़ोगे तो यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा, ठीक है? मास के टर्म में लिखना चाहें तो ये 100 ग्राम खर्च होगा। तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा, ज़रा देखिए। कैल्शियम का 40 और साथ में ऑक्सीजन का 16, यानी ये हो गया 56 ग्राम, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, देखते हैं। कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 2 32, यानी ये कितना हो गया 44 ग्राम। अब हमने जैसे ही मोल का रिलेशन लिखा, देखो बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई, ठीक है? कैसे हो गया, 1 मोल अगर ये खर्च होता
तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनता, CO2 का 1 मोल बनता, और आप जानते हो 1 मोल में कौन कितना मास बियर करता है, वो अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यानी अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया जाए तो 56 ग्राम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और 44 ग्राम क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखो सबका एटम भी बैलेंस है और जरा देखना मास भी बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 100 ग्राम है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन की बात कर रहे हैं, तो गिवन कितना है भैया, देखो यहाँ पे 20 ग्राम की बात किया जा रहा है, 20 ग्राम। अच्छा एक चीज बताओ, इसको हम 2 अप्रोच से कर सकते हैं। अगर एक चीज बताओ, 100 का ये कितना भाग हो गया, 1/5 हो गया, तो ये भी कितना बनेगा, 1/5 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 1/5 बनेगा। लेकिन हम मोल के टर्म में करते हैं, तो चलो इनको मोल के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मोल में कन्वर्ट करना है तो n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी 20 ग्राम बाई 100 ग्राम, और ये आप कट्टम पिट्टम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 मोल। और आप जानते हो जब ये 1 मोल खर्च होता था, ये 1 मोल बनते थे, ये 1 मोल बनेंगे, तो अभी ये 1/5 मोल खर्च हो रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, 1/5 मोल, और ये भी कितना बनेगा भैया, 1/5 मोल। और मोल जब हमें पता चल गया, अब तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, कुछ पूछा जाए भैया सभी कुछ निकाल सकते हैं। समझ में आवत है का? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना होगा, 1/5 मोल बना है, और इससे मास कैसे जानते हैं, हमें पता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास से मास पे पहुंचा जा सकता है। यानी अगर इसका मास निकालना है तो इनका मोल हो गया 1/5, ठीक है, और इनका यहाँ पे कर देते हैं भैया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर इनका मास निकालना है तो जानते हो क्या करोगे, इनका मोल है 1/5 इंटू इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है 56, और आप करोगे इनको सॉल्व, 5 से काटा जाए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5.2 ग्राम। यानी देखो अगर ये 20 ग्राम लिया जाएगा तो ये कितना बनेगा, 11.2 ग्राम। और आप जानते हो इधर 20 है, इधर 11.2 ग्राम है, और दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मास बराबर होने वाला है। यानी मैं देख रहा हूं 20 में से 11.2 घटा देंगे तो वो भी मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। हम ऐसे निकालते हैं, ये किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जरा दिखाओ, आप अगर हटाओगे 20 ग्राम में से 11.2 ग्राम, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है, 20 ग्राम रिएक्टेंट है तो पक्का ये दोनों का मिला करके भी 20 ग्राम होने वाला है प्रोडक्ट में। जरा बताओ, ये हो गया 8.8 ग्राम, कितना हो गया, 8.8 ग्राम ये बना होगा। और आप चाहो मोल के भी टर्म में कर लो, चलो मोल के टर्म में भी करके देखते हैं, कंजर्वेशन वाला तो ट्रिक काम कर गया, मोल के टर्म में देखते हैं। मोल से मास में कैसे जाते हैं, मास में कैसे जाएंगे भैया, मास ऐसे निकाला जाता है 1/5 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास यानी 44, और 44 को अगर आप डिवाइड करोगे, जरा देखिए कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट वही आ जाएगा। तो चाहे आप मोल के टर्म में कर लीजिए, चाहे आप मास कंजर्वेशन से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल और इसने दाग दिया कि अगर STP हो तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगा। तो आप जानते हो कि 1 मोल अगर CO2 होता तो कितना होता भैया, 22.4 लीटर होता, और अभी 1/5 मोल CO2 है, तो कैसे वॉल्यूम निकालें भैया, 1/5 मोल इंटू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और आप इसका कट्टम पिट्टम करोगे तो आ जाएगा भैया, जरा देखना, 5 4 जा 20, 2 बचा 24 आ गया, ठीक है, पॉइंट आ रहा है 5 4 जा 20, और 20 आ गया, फिर 48 लीटर। समझ में आ गया। यानी अगर CO2 का मास पूछा जाए कि कितना मास बनेगा, अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है तो आप बोलोगे 8.8 ग्राम, और अगर वॉल्यूम पूछा जाए और एट STP तो आप लिखोगे 4.48 लीटर, ठीक है। अब एक सवाल आता है, इसका वॉल्यूम बता दीजिए। अरे भैया ये सॉलिड होता है, इसका वॉल्यूम नहीं पता किया जा सकता, ये गैस है, गैस का वॉल्यूम और STP है तो सोने पे तो सुहागा होएगा, और ये है सॉलिड, ठीक है।
तो देखिए आपका सवाल हो गया, 2 वैरायटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। सवाल नंबर 2 करते हैं। लिखा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटल विल गिव 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ, ये दिल नहीं लिखा है भैया कि आप समझ लो ओहो यहाँ पे भी दिल चल रहा है, दिल उल नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये डाइल्यूट है। क्या भैया? डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड 100% प्योर नहीं है, इसमें कुछ पानी वगैरह मिलाया गया है, ठीक है, कुछ तो चीज़ मिलाई गई इसके अंदर एडिशनली, ये प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये बोल रहा है अगर मैग्नीशियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो 1.2 ग्राम हाइड्रोजन बनाएगा। तो बताओ कितना ग्राम मैग्नीशियम लिया गया था? मैं तो बोलूँगा कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया था। एक और लिख लीजिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड, ठीक है, ये भी सवाल बढ़ा लीजिए। चलो सवाल देखते ही हम लोग का पगलाए जाते हैं का भाई, और पगला करके हम 3 काम तुरंत कर देते हैं। पहला लिरिक्स देख करके सवाल लिखते हैं। चलो बोला जाता है मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, H2SO4। और आप जानते हो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। आप बोलोगे तो इसके लिए भी चैप्टर आगे आपको पढ़ाया जाएगा कैसे रिएक्शन किया जाए। आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं माना जाता मैग्नीशियम के मुकाबले। तो हाइड्रोजन का बना बनाया बॉन्ड है सल्फ्यूरिक एसिड से, और जब भी कोई बेहतर डोनर आता है, आप किसी के पीछे बहुत खर्च कर रहे हो, हज़ारों कर रहे हो, और कोई आपसे बेहतर करने वाला आ गया तो आपसे बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। आप 1 घंटे समय दे रहे हो, कोई 2 घंटे दे रहा है, आप रोज 1000 रुपये फूक रहे हो, कोई 2000 फूक रहा है, तो बताओ ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? ये बॉन्ड टूटेगा और ये बेचारा सिंगल रह जाएगा, ठीक है, और साथ में मैग्नीशियम का इनके साथ गुलू गुलू हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? MgSO4, MgSO4, ठीक है। अब मैं सब कुछ लिखूंगा, ज़रा बताओ, देखने की कोशिश करते हैं कि अब इनको बैलेंस करना है। ज़रा बताइए, पहला स्टेप तो हमने कर लिया, मैग्नीशियम इधर 1, उधर भी मैग्नीशियम 1, इधर अच्छा एक चीज़ बताइए, हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में भी 2 है, इधर सल्फेट है और इधर भी सल्फेट है, और बताओ कितना भगवान मेहरबान है, ये भी बैलेंस रिएक्शन निकला। अब हम तीसरा करने वाले हैं। इनके सर के सामने जो लिखा है नहीं लिख रहा है तो मन की आंखों से देखिए, लिखा हुआ है भाई 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं है। तुरंत हम इनका मोल का रिलेशन लिखते हैं। मोल, इनका 1 मोल कंज्यूम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल कंज्यूम होगा, तो हाइड्रोजन बनेगा 1 मोल और मैग्नीशियम सल्फेट भी बनेगा 1 मोल बनेगा। अच्छा, अब इनका मास के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि मास के टर्म में सारा बातचीत किया जा रहा है। तो बताइए, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास ही 1 मोल के बराबर होगा, और मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास होता है भैया 24 होता है, ठीक है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बोला जाए तो ज़रा देखिए, 2 हाइड्रोजन हैं 1 × 2, 1 सल्फर है 32, और 4 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 का कितना हो जाएगा? 16 × 4 यानी 64, ठीक है। और ये हो गया 2 + 32 + 64, और ये आ जाएगा 98, यानी ये 98 ग्राम यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? H2 कितना बनेगा? 2 ग्राम बनेगा। अच्छा, आपसे मैग्नीशियम सल्फेट भी पूछा जाए तब भी आप बता सकते हो कि कितना बनने वाला है। ज़रा देखिए, 98 में से 2 हटा दीजिए, 96, ठीक है, और मैग्नीशियम का 24, और ये हो गया 6 4 10 का 0 हासिल 1, 10 10 to 12 यानी 120 ग्राम। मैंने ये पता कर लिया मोल के मदद से कि अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, पहले बड़ी अम्मा मत बनने लग जाना भाई, पहले मोल का रिलेशन लिखा जाता है, फिर मास का रिलेशन लिखा जाता है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा 98 ग्राम से, तो कितना बनाएगा? ज़रा देखिए भैया, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 120 ग्राम क्या बनाएगा?
मैग्नीशियम सल्फेट। इसने बोला है भैया लेकिन सवाल में गिवन है कि बनत है कितना भैया, हाइड्रोजन 1.2 ग्राम। तो देखते हैं भैया, ये 1.2 ग्राम दिया है, और जैसे 1.2 ग्राम दिया तुरंत मोल का रिलेशन लिखेंगे क्या भाई? तो मोल के टर्म में लिखे जरा इसको, मोल ऑफ अगर हम H2 जानना चाहें तो क्या लिखेंगे? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी 1.2 बाई कितना लिखा जाएगा भैया? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 होता है, और इधर भी ग्राम 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 गया, 0.6 मोल आ गया। कितना आ गया भैया? 0.6 मोल। और आप जानते हैं जैसे ये 0.6 आया, अगर 1 से रिएक्ट करता था तो 1 बनता था, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 0.6 मोल कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है, और ये भी 0.6 मोल कंज्यूम हुआ होगा, और ये 0.6 मोल बना, और ये भी 0.6 मोल बना, ठीक है। और आप जानते हो जैसे ही मोल पता चल गया, अब इनका मास पूछा जा रहा है। मास निकालना बहुत लल्लूलाल है, मास निकालना है। मास कैसे निकाला जाता है? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी आप लिख सकते हैं 0.6 इंटू 24, और आप ये करना चाहेंगे 6 4 जा कितना होता है? 24, 2 आ गया, 6 2 जा 12 और 2 14, यानी 14.4 ग्राम। अगर 14.4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट किया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तभी जा कर के 1.2 ग्राम यानी 0.6 मोल H2 बना होगा। अच्छा, मैं पूरा ही कर देता हूँ, आप में सवाल नहीं दिया गया, मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ ताकि आपका मैक्सिमम फायदा हो सके। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुआ, जो मैंने लिख दिया। बड़ा बताइए कितना होगा मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? कितना होगा भैया? मोल 0.6 है, इनटू एक मॉलिक्यूलर मास का वजन कितना होता है? 98 ग्राम, ठीक है। अगर आप इसको आगे करना चाहो तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 8 आ गया, 4 बचा, 6 9 जा 54, 54 और 4 कितना आ गया? 58 आ गया, और डेसिमल 1, यानी ये कितना खर्च हुआ होगा भैया? 58.8 ग्राम, ठीक है। और बचे ये भैया, इनका आप निकाल लीजिएगा, बस वेट ही तो निकालना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इनका गैस हो और अगर एसटीपी हो तो वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। चलो मैं कर ही देता हूं, अगर वो पूछ ले इसी सवाल में, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम में खर्च हुआ, सॉरी कितना वॉल्यूम H2 का बना, आप निकाल सकते हो। मोल आपका H2 का पता चल चुका है क्या? वॉल्यूम भी निकाल लीजिए, VH2 कितना बना, V कैसे निकाला जाएगा? मोल इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। और आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 2 बचा, 6 2 जा 12 और 2 14, 14 1 आ गया, 6 2 जा 12, 1 13 और 1 डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पे 2 डेसिमल यानी 13 लीटर H2 बना होगा। यानी अगर आप ज़रा देखिए, मोल में अगर पूछा जाता तो हाइड्रोजन कितना बना भाई? 0.6। मास में पूछा जाए तो 1.2 ग्राम बना है, और अगर वॉल्यूम में पूछा जाए, अगर एसटीपी का केस चल रहा है तो आप देखोगे 13.44 लीटर बना होगा। तो आपको किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है या दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर वो 1.2 ग्राम न दे करके एसटीपी का केस देता और लिख देता कि 13.44 लीटर अगर हाइड्रोजन बना है, तो बताओ कितना mg रिएक्ट किया होगा? वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल होता। हम जैसे ये 3 स्टेप लिखते हैं, आगे का सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। सब वैरायटी के सवाल हम लोग करेंगे। चलो देखिए भैया, सवाल नंबर 3 क्या करते हैं? लिखा है सैंपल वेइंग 12.6 ग्राम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी 2 पाउडर आपस में मिलाया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, और हमें नहीं पता है कि इस 12.6 ग्राम में कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है और कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट का। हाँ, इसने एक हिंट दिया है कि अगर इनको डिकम्पोज किया जाएगा तो 4.4 ग्राम वेट में लॉस हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा वजन।
अगर हीट किया जाए स्ट्रांगली, तो बताइए इनका कितना कंपोजिशन लिया गया है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है। अब आपको पता लग रहा है लॉस्ट, क्या कोई मेला में खो जाएगा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड के, भैया ढूंढ रहा था गायब ही हो गया, ये लॉस्ट नहीं चलता। लॉस्ट जब तक आप सवाल नहीं लिखोगे पता नहीं चलेगा। और जैसे ही आप लिरिक्स पढ़ा, क्या पगला गए क्या भाई, तुरंत पगला जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा, आंसर लिखना चालू करते हैं। हम दो चीज़ लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और आप जानते हो इसको अगर हीट करोगे तो डिकम्पोज नहीं होता, तो इसको गर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होता। हाँ, MgCO3 अगर हीट किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसा ही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते थे तो CaO + CO2 बनता था, वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट को करोगे तो MgO और क्या बनेगा साथ में CO2, ठीक है। और आपको पता है, अरे भैया ये तो गैस है, और गैस तो उड़ जाते हैं ना भैया, जब आप कोनो चीज़ जलावत हो, कागज जलावत हो या कुछ भी जलावत हो, तो CO2 तो भाप बन करके उड़ जाता है ना भैया, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है। और यही जो वेपर बन गया, इतने ही मास का वजन क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी यही लॉस हो रहा है, लॉस इन मास। इसी का वजन जितना होगा उतना ही लॉस इन मास हो जाएगा। और जैसे ही आ गया इनका, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनका लिखने की ज़रूरत है। तुरंत ही देखा, अब यही रिएक्शन हो रहा है, तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, इधर C 1 है, इधर भी 1 है। भैया कितना शुभ मुहूर्त है इसका, सारा रिएक्शन कैसा आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो आगे करते हैं भैया। अब हम तुरंत मोल का रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। मोल का रिलेशन क्या है भैया, ये 1 मोल, आगे लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मन की आंखों से देखिए, यहाँ पे भी क्या लिखा है भैया 1, और यहाँ पे भी मन की आंखों से देखिए 1 लिखा है। यानी ये सवाल क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया जाएगा तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जरा इनका मास का टर्म लिखते हैं भैया, ठीक है। मास का टर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में लिखोगे। अच्छा देखो, इसने मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन पूछा है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना होता है 24, ठीक है। और कार्बोनेट कितना होता है, कार्बन का कितना होता है भैया, मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 बार है, 16 3 जा कितना होता है 48। आप ज़रा देखेंगे 8 2 10 4 14, 1 आ गया। अब इधर देखिए 4 2 6 2 8, यानी इनका कितना मास हो गया 84 ग्राम, ठीक है। अच्छा बताइए इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ आपको क्विक, अगर नहीं पूछा जाए, हमने तो सीख लिया कैसे डील होगा, इनको मत देखो, केवल कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, क्योंकि इनके बारे में ना पूछा गया है ना बताया गया है। इनको इग्नोर किया जा रहा है यूट्यूब ऐड की तरह, कर दो इनको इग्नोर भाई, चल रहा है भाई। CO2 जरा देखते हैं, 1 कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, और यानी यहाँ पे 44 ग्राम। तो कहानी क्या गाएंगे, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया गया होता 84 ग्राम, डिकम्पोज होने पे बनाता 44 ग्राम CO2, लेकिन रियल गिवन कितना है भैया, गिवन है भैया कि 4.4 ग्राम बना, 4.4 ग्राम बना। और जैसे ही 4.4 ग्राम बना, आप तुरंत आप मोल के रिलेशन में जाइए, क्योंकि आपको पता है 1:1 का मामला चल रहा है। तो आप जरा देखेंगे, इसका मोल लिखेंगे, मोल ऑफ CO2, और ये कितना आएगा भैया 4.4 मास बाई मोलर मास 44 ग्राम, और सब शहीद हुआ ग्राम ग्राम, ये गए 1/10 मोल। और आप एक चीज जानते हो, जब ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 1 मोल बनता है। अब ये 1/10 मोल बना है तो ये कितना कंज्यूम होगा 1/10 n MgCO3 कितना आ गया 1/10 आ गया। और अगर इसका वजन निकालना है, ठीक है, MgCO3 का अगर आपको मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, 1/10 इंटू कितना हो गया भैया 84, और ये आएगा
8.4 ग्राम, यानी 8.4 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सवाल एक और चलता है, अच्छा बताओ अगर वॉल्यूम में पूछा जाए कि कितना वॉल्यूम का कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अगर ये एसटीपी की बात चल रही है तो आप जानते हो मोल पता चल चुका है, आप तुरंत वॉल्यूम भी जा सकते हो। VCO2 कितना आएगा, मोल 1/10 इंटू 22.4 लीटर, और ये कितना आ जाएगा 2.24 लीटर। यानी आप बोल सकते हो कि अगर 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जलाया जाएगा तो अगर मास के टर्म में बोलोगे तो 4.4 ग्राम CO2 बनेगा, और अगर वॉल्यूम के टर्म में बोलोगे तो बोलोगे 2.24 लीटर CO2 बनेगा। हो सकता है सवाल में यहाँ पे ये जो इन्होंने दिया हुआ है कि 4.4 ग्राम लॉस हो रहा है, वो बोल सकते एट एसटीपी 2.24 लीटर का लॉस हो रहा है, तो आप बता सकते हो उसके भी टर्म में, ठीक है। अब बोला जाता है इनका सिंपल रेशियो बता दीजिए कौन कितना था, तो चलो हम लिख देते हैं MgO रेशियो MgCO3 दिया। इधर देखो भैया ये कितना था, 8.4 ग्राम था, तो भैया ये कितना रहा होगा, पूरा दोनों का मिलाकर के 12.6 ग्राम, जिसमें से खुद MgCO3 क्या है 8.4 ग्राम, तो ये कितना होंगे 12.6 ग्राम में से माइनस कर दीजिए 8.4 ग्राम, और ये देखेंगे कितना आ जाएगा 4.2 ग्राम, और आप जानते हैं ये इनका डबल है, ठीक है। यानी आप अगर इसको लिखोगे तो ये 66.6% आएंगे, और ये कितना आएगा 33.3% आएगा, और ये रहा आपका जवाब, ठीक है, कि दोनों का कंपोजिशन कितना है। अगर रेशियो में पूछा जाए तो 1:2 है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाए, हो सकता है मास कंपोजिशन पूछा जाए, या रेशियो पूछ लिया जाए, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रेशियो में पूछा जाए 1:2, परसेंटेज में पूछा जाए 33% ये है और 66% ये है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। लिरिक्स पढ़िए भैया क्या लिखा है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, यानी ये बोल रहा है सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट। एक्सेस मतलब जितना जरूरत है उतना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, जैसे इसके पहले सवाल में देखा लॉस ऑफ मास हो जा रहा है, कभी कभी रिएक्शन में कुछ ऐसा बन जाता है जो गैस बन करके उड़ जाता है, ऐसे प्रेसिपिटेट होता है कुछ ऐसा चीज जो पहले सॉल्यूशन का हिस्सा हुआ करता था, रिएक्शन के बाद वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहा, नीचे डिपॉजिट हो गया वेसल के अंदर। आप एक घटिया से एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे दूध है, दूध में हर चीज हर जगह मिला हुआ, हालांकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे उसमें नींबू डालते हो पनीर फट के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, पूरे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहता, एग्जैक्ट वैसे प्रेसिपिटेट होता है। जब भी दो लोगों का रिएक्शन होता है, जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो वेसल के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। तो वही बोला जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बनाएगा कितना भैया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद क्या हो रहा है बताइए, कितना अमाउंट में प्रेसिपिटेट बनेगा। इसने सोडियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है। सवाल पढ़ा, लिरिक्स पढ़ा, तुरंत ही पगला गए क्या हम लोग? चलो भाई, और पगला जाते हैं तो क्या लिखते हैं, रिएक्शन सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, यानी AgNO3 से, ठीक है। और बना का रहा है, देखो बनाना बहुत आसान होता है, इसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो रिश्तों का ब्रेकअप करवाइए। देखिए कभी कभी जोड़ी सही नहीं बनी होती, ठीक है, कभी कभी तो बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन कभी कभी जोड़ी सही नहीं बना होता, सही इंसान को सही चीज़ मिलता नहीं। अब इनको ये पसंद आ रही हैं और इनको ये पसंद आ रही हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, 2 बार ब्रेकअप होगा और 2 नए रिश्ते बनेंगे। ज़रा बताइए
Na किसके साथ रिश्ता बनाएगा, NO3 के साथ, और Ag किसके साथ बनाएगा, Cl के साथ, यानी इनका पॉजिटिव इनके नेगेटिव के साथ और इनका नेगेटिव इनके पॉजिटिव के साथ। बना दीजिए। तो ये बन गया AgCl प्लस NaNO3। अब बैलेंस करिए, Na यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे Ag1 है, यहाँ पे भी Ag1 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे भी Cl1। भाई आप में कुछ आत्मा घुस गया है बुक में, ठीक है, आपके बुक के सवाल कराए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें सब बैलेंस रिएक्शन आ रहे हैं। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो अनबैलेंस रहेगा। तुरंत मोल का रिलेशन लिखते हैं, ठीक है भैया। 1 मोल NaCl खर्च होगा और 1 मोल AgNO3 खर्च होगा, तो 1 मोल AgCl और 1 मोल NaNO3 बनेगा। अब जरा NaCl का मास लिखने की कोशिश करते हैं। मास के टर्म में लिखा जाता है, तो आप जानते हो 1 मोल का वजन कितना होता है, मोलर मास के बराबर। तो मास का रिलेशन लिखते हैं। Na का होता है भैया 23 और Cl का कितना होता है 35.5, और ये कितना हो गया 5 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, यानी 58.5 ग्राम। और एक चीज बताइए, अब हम क्विक सवाल कर रहे हैं, कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन इनके बारे में ना पूछा जा रहा है ना दिया जा रहा है। यूट्यूब ऐड की तरह इनको इग्नोर करिए भैया। इनके बारे में ना दिया जा रहा है ना पूछा जा रहा है, इनको भी इग्नोर करिए, ठीक है, डिच कर दीजिए, ठीक है। आजकल ब्रेकअप का एक नया टर्म मैंने सुना है, मैंने डिच कर दिया है सट कुछ, ठीक है, किसी को छोड़ देने को ऐसे बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे चल रहे हैं भाई, इनका बातचीत किया जा रहा है, तो इन दोनों को डिच कर दीजिए। अब चल रहा है AgCl के बारे में, बोल रहा है कितना AgCl बनेगा, क्योंकि यही प्रेसिपिटेट बनाता है। तो जरा देखो, Ag होता है 108 और Cl होता है 35.5, 5 आ गया, 8 5 कितना हो गया, 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 4 1 143.5 ग्राम, ठीक है भाई। अब जरा देखिए 58.5 ग्राम से कितना बनता है AgCl, 143.5 ग्राम, और बीच का भाई हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें इन्हीं का रिलेशन चाहिए। अब बोला जाता है ये कितना लिया जा रहा है भैया, गिवन 5.85 ग्राम, यानी गिवन का मामला चल रहा है मास 5.85 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मोल निकालना चाहें तो मोल कैसे निकलते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी 5.85 ग्राम बाई 58.5 ग्राम, ठीक है। चूली छत पूजा का गाना चल रहा है भाई, मैंने एक बार ये रिकॉर्ड किया था, उसमें वॉइस ही नहीं आया, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत वॉइस आएगा, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं भैया हम, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये जाएगा 10 टाइम 1/10 मोल, और आप जानते हो इनका रिलेशन 1:1 का था मोल का। अगर ये 1/10 मोल खर्च हो रहा है तो ये भी बनेगा कितना, 1/10 मोल, यानी मोल के टर्म में ये बनेगा 1/10। लेकिन अगर इनका मास पूछा जाए AgCl का, तो मास कैसे निकालते हैं भैया, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल है 1/10 और मॉलिक्यूलर मास है 143.5, और ये हो जाएगा 14.35 ग्राम, ठीक है। निकाल तो सबके बारे में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 ही चीज़ पूछा गया तो आपके एग्जाम में समझ लिया 1-2 क्वेश्चन में। अब तो क्विक करना है ताकि एग्जाम के सवाल बने। तो देखो, जब ये 1/10 मोल कंज्यूम होगा, यानी 5.85 ग्राम कंज्यूम होगा, तो उसमें AgCl का प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, 14.35 ग्राम। बुझला कि ना बुझला भैया। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए शुरू करते हैं। बोला जाता है 25 ग्राम A रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ B कंप्लीटली टू फॉर्म AB। बोला जाता है जब 25 ग्राम A रिएक्ट करता है 100 ग्राम B से, तो ये बनाता है AB, और दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन अभी रिएक्शन में 10 ग्राम A दिया गया है और 50 ग्राम B दिया गया है, तो बताइए क्या कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो पूरी तरीके से खर्चा नहीं होगा, और जो खर्चा नहीं होगा
वो कितना बच जाएगा। ये लगभग वैसे ही कहानी है भैया जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्या भैया? लिमिटिंग रिएजेंट एक ज़रूरत से कम है। जैसे आप चीज़ जान लीजिए, एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसके पास हर मोटर पार्ट 20 बाइक बनाने के हैं, लेकिन हैंडल केवल 10 का है, ठीक है। तो क्या 20 मोटरसाइकिल वो बना पाएगा 10 हैंडल से? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। वो 10 ही बना पाएगा और 10 अदर मोटर पार्ट्स बच जाएंगे। वही यहाँ पे होने वाला है। हम देखते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और ये कैसे किया जाता है। बहुत आसान होता है, करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। इसमें रिएक्शन दिया हुआ है, ज़रा देखिएगा भैया, लिखते हैं हम रिएक्शन, ठीक है। बोला जाता है A + B = क्या हो जाता है? AB, ठीक है। हालांकि बहुत आसान सवाल होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल और बेहतर होते हैं। ज़रा देखिएगा, मैं कुछ तरीका बताऊंगा, वो फॉलो करिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान सवाल है, आपके बुक का है, तो यहाँ पर उतना बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल में वही करिएगा। अब ज़रा देखिए, ये बैलेंस रिएक्शन दिख रहा है, इधर एक A है, इधर B एक है, यहाँ पे AB एक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। यानी बोलोगे 1 मोल जब ये रिएक्ट करेगा, 1 मोल ये रिएक्ट करेगा, तो ये 1 मोल ये बनाएगा। और 1 मोल का इसने मास दे रखा है भैया, कितना दे रखा है? 25 ग्राम। और इसने कितना दे रखा है 1 मोल का मास? 100 ग्राम। भाई तभी तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो बताइए AB कितना बनेगा? 100 + 25 कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी ये कितना बनेगा? 125 ग्राम के बराबर। अब बोला जाता है गिवन क्या है भैया, ठीक है, ये दिया जा रहा है 10 ग्राम, ये रिएक्शन है रियल, ये 10 ग्राम दिया जा रहा है, और ये कितना दिया जा रहा है? 50 ग्राम दिया जा रहा है, 50 ग्राम दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपसे सवाल 2 पूछा जा रहा है, कितना प्रोडक्ट बनेगा और जो रिएक्टेंट बचेगा कितना बचेगा। अच्छा देखो, मोल आपको पता चल गया क्या? मास पता चल गया, आप तुरंत मोल पे जा सकते हो क्या? मोल पे जाइए। N इसका निकला भैया 10/25, ठीक है। और इसका मोल कितना निकला? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 50/100, ठीक है। ये बात समझ आ गया? ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये 2/5, यानी अगर आप आगे सोचोगे 5.4 मोल, ठीक है। ये कितना है? 0.4 मोल है। और इनकी बात किया जाए, ये कितने हैं भैया? ज़रा देखिए, 1/2 यानी 0.5 मोल, ठीक है। ये 0.4 मोल है और ये 0.5 मोल है। अब ज़रा देखिए, इनका स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो आप 1 से डिवाइड करेंगे इसको। देखो कभी कभी हो सकता है 2 आ जाए, तो डिवाइड करोगे तब मुझे पता चलेगा कि क्या लिमिटिंग है क्या नहीं है। अभी तो क्लियर पता चल रहा है, ये 0.4 है, ये 0.5 है, यानी पक्का जानते हो 1 से 1 रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये 0.1 मोल बच जाएगा। क्या बच जाएगा भैया? रिमेनिंग इज इक्वल टू 0.1 मोल, क्योंकि जानते हो 0.4 मोल से कितना रिएक्ट होगा? 0.4, क्योंकि दोनों बराबर बराबर मोल में खर्च होते हैं। अच्छा 0.1 मोल बच गया, मास कितना बच गया? मास B रिमेन कितना बचेगा भैया? मोल से मास जाना है तो मोल इंटू क्या किया जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, यानी 0.1 × 100 करेंगे तो कितना बच जाएगा? ज़रा देखिए 10 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाता है कितना AB बनेगा। AB आपसे पूछा नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो AB कितना बन रहा है, वो भी देखने की कोशिश किया जाए। तो आप जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये 10 ग्राम यूज हो रहा है और ये कितना यूज हो रहा है? 40, यानी 10 और 40 कितना बनेगा ये भैया? 50 ग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का, ऐसा सवाल और कम डिफिकल्ट आते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में हमको लिखोगे या हमें बताओगे मैसेज करके, मैं आपको और सवाल करवा दूंगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? किसी भी गैस की डेंसिटी का कंपैरिजन अगर हाइड्रोजन के गैस से किया जाए, बोला जाता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
इसी को क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। अच्छा, आप जानते हो एक टर्म आता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी अगर आपको डेंसिटी के टर्म में लिखना है, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाइड है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है अगर एसटीपी पे 2 गैस लिया जाए तो गैस कोई भी एसटीपी पे लिया जाता है उसका वॉल्यूम क्या आता है, 22.4 लीटर। मैंने वो गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या ले लिया है, एसटीपी पे ले लिया है। हाइड्रोजन गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर और मास कितना है, 2 ग्राम। अगर दूसरे गैस की बात किया जाए उसका भी वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होने वाला है, 22.4 लीटर, और उसका मास कितने के बराबर आने हैं, 1 मोल के बराबर, जिसको मोलर मास बोलते हैं। हाइड्रोजन का तो हमें मोलर मास पता है 2, उस गैस का नहीं पता है, हम लिखने की कोशिश करते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी मास बाय वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा इनका मास लिखे, हमें पता नहीं है गैस का, हमें बस ऐसे मान लिया क्योंकि कोई भी गैस हो सकता है, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की बात किया जाए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 ग्राम, मैंने लिख दिया बाय 22.4 लीटर। मैंने नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया और ये कैंसिल हो गया, और मुझे पता चल गया वेपर डेंसिटी क्या होता है भैया, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है। यानी अगर नया तरीका आ गया, गैस अगर कोई है, अब आपको एसटीपी की भी जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि आप अब किसी भी टर्म पे कर सकते हो। जब दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा पक्का दोनों का वेपर डेंसिटी ऐसे निकाला जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास हमेशा वेपर डेंसिटी इंटू 2 आता है। और अब मार्केट में 2 और तरीके आ गए, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक और तरीका आ गया, वेपर डेंसिटी इंटू 2 भैया। अब सवाल आता है वेपर डेंसिटी तो एक तरीका से ऐसे भी पता किया जा सकता है, यानी मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2। तो जानते हो मास निकालने का बहुत सारा तरीका हो गया। वेपर डेंसिटी या तो दिया हो इंटू 2 कर लीजिएगा, या तो कभी कभी वो गैस की डेंसिटी देगा और हाइड्रोजन की डेंसिटी देगा, तब आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा या मोलर मास पूछा जाएगा। आप कैसे निकालोगे भाई, ये एग्जैक्ट टर्म है। आप क्या करोगे, ऊपर डेंसिटी ऑफ गैस और नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 करोगे। ये मार्केट में नया फॉर्मूला है, ठीक है, इस पे सवाल आजकल बन रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यहां से मेरा रिलेशन और निकल आया, ठीक है, मुझे पता चल गया अगर कोई गैस है एसटीपी पे है, ठीक है, तो 1 मोल को मैं लिख सकता हूं, अगर वेट के टर्म में लिखूंगा तो मोलर मास लिखूंगा, ठीक है, या वेपर डेंसिटी इंटू 2 भी लिख सकता हूं, या तो डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 लिख सकता हूँ। और इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, 22.4 लीटर, और इसमें नंबर कितना हो सकता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो और सारा सवाल वेपर डेंसिटी में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है आपको कोई नया गैस दिया जाए जिसका वो मॉलिक्यूलर वेट दे ही ना, आपको वेपर डेंसिटी दे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना बहुत आसान, वेपर डेंसिटी इंटू 2, और या हो सकता है वो दोनों गैस की डेंसिटी ही दे दें, गैस की भी डेंसिटी और हाइड्रोजन की भी डेंसिटी, और उसके भी मदद से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। पहले डेंसिटी का डिवीजन करिए, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, ये आप कंफर्म कर लेंगे, आपका मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो सारे सवाल में ये टर्म आ सकता है, जितना सवाल आपने मोलर मास का किया हो सकता है वहां पे वेपर डेंसिटी दिया जाए, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और जिसको जरा सा भी चीज समझ नहीं आया, ठीक है, आप पूछिए, मैं आपको इस 2 महीने में नवंबर दिसंबर में पूरा लाइफ साइंस और पूरा फिजिकल साइंस पढ़ाने वाला हूं, और जनवरी में आपका 15 से 20 टेस्ट पेपर लिया जाएगा, रिसर्च करके लिया जाएगा, और उस टेस्ट पेपर से मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है उसको भी शेयर करिए, सबके काम आएगा। और आपको कोई सजेशन देना हो कि कोई इम्प्रोवाइजेशन करना है, यहाँ पे कुछ बेहतर करना है, वो भी बताइए। थोड़ा साउंड का दिक्कत है क्योंकि मेरे पास जो ये है नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता, और आज छठ पूजा है तो उसका गाना बज रहा है, तो उसके लिए सॉरी।